हाँ जी। चलिए देखते हैं। आज अपने एक ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है फंक्शंस। ठीक है। यदि अपने किसी भी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन अपने पास में है क्या। बेसिकली मैं ऐसा कहूं कि भी सेट ऑफ कोड जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हो या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज आप कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ओके। बट फंक्शन में एक चीज है कि भी आप किसी भी कोड को एक बार लिखेंगे देन उसे मल्टीपल टाइम्स आप यूज आप कर सकते हैं। अब मैं ऐसा मानता हूं कि भी यदि फंक्शन जैसा कोई पॉइंट नहीं होता तब आप कैसे काम करते। देखो, सपोज दैट अपने पास में एक कोई सेट ऑफ कोड है। ओके। 100 लाइंस का ये आपका कोई कोड लिखा हुआ है। आपने इस कोड को 10 टाइम्स आप अपनी कोडिंग में यूज करना चाह रहे हैं। 10 टाइम्स यूज करना चाह रहे हैं। तो ये क्या हुआ? 10 टाइम्स यूज कर रहे हैं। तो आपका सेट ऑफ कोड कितनी बार लिखा गया है यहां पर? यानी कि अब फंक्शन जैसा कुछ भी नहीं है। आप उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहां पर। ओके किया। तो अपने पास में कितनी लाइंस का कोड हो गया? 1000 लाइंस का कोड आपका यहां पे बन गया। अब 1000 लाइंस प्रोग्रामिंग में जब एग्जीक्यूट होगी तो वो इट विल टेक सम टाइम और स्पेस। मेमोरी भी कंजप्शन ज्यादा होगा एंड टाइम भी ज्यादा लेगा, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यदि अपने फंक्शन से करें तो सपोज दैट मैंने कोई यहाँ पे एक सेट ऑफ कोड लिया जिसमें आपने शो नेम का कोई फंक्शन आपने बना लिया। ओके। और आपकी पूरी की पूरी 100 लाइंस इस फंक्शन में लिखी गई है। ओके। आपने किसी कोड को एक बार लिखा पर उसका एग्जीक्यूशन आप मल्टीपल टाइम्स करते हैं। मल्टीपल टाइम्स से मीनिंग देखिएगा, यहां पर मैं ले रहा हूं। देखिए, एग्जीक्यूशन किया शो। अब ये एग्जीक्यूशन हो रहा है आपका। अब क्या हुआ? कोड गया, एग्जीक्यूट हुआ, कोड वापस आ गया। कोड फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर चला, फिर सेकेंड टाइम चल गया, थर्ड टाइम फिर गया। सेम कोड आपका मल्टीपल टाइम्स प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। तो फंक्शन से क्या चीज समझ में आई? 100 लाइंस ये रही आपकी और 10 टाइम्स आपने एग्जीक्यूशन किया तो कितना हुआ? 110 लाइंस में पूरा कोड बन गया आपका। पूरा कोड, सेट ऑफ कोड 110 लाइंस में प्रोसेस हो गया है। ठीक है। तो अब यदि मेरे को 20 टाइम्स भी कॉलिंग करनी है तो 20 टाइम्स का रोल यहां पर ये है फंक्शन में कि भी 20 × 100। विदाउट फंक्शन करते तो 2000 लाइंस बनती और यहां पर कितनी बनती? 120 लाइंस में कंप्लीट होता। तो अब कोड को देखें तो कोड कितना छोटा बन गया। विदाउट फंक्शन होते तो उससे कोड काफी छोटा बन गया, स्मॉल बन गया। तो यानी कि फंक्शंस की डेफिनेशन में मैं एक लाइन और लिख सकता हूं, राइट वन यूज मैनी। एक बार लिखा और मैं बार बार यूज में ले रहा हूं, ये भी तो फंक्शन है। अब इससे एक डेवलपर्स को बेनिफिट क्या हो? इससे स्पेसिफिकली डेवलपर्स को बेनिफिट ये हुए, टाइम सेविंग हो गया है ये प्रोसेस। तो डेवलपर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट हो जाएगा, मेमोरी कंजप्शन लेस हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें फंक्शन से रही। अब फंक्शन स्पेसिफिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग में फंक्शंस अपने दो तरीके से मेंशन किए गए, या देर आर द टू टाइप्स ऑफ फंक्शन अपने पास में यहां पे रहते हैं। टू टाइप्स के फंक्शन, एक है बिल्ट इन फंक्शन
user defined function. First one is built-in function, another one is user defined function. ठीक है, अब यहां पर देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन में क्या आता है। देखिए, ऐसे फंक्शंस जो आपको आपका प्रोग्रामिंग टूल प्रोवाइड करवाता है। अब प्रोग्रामिंग टूल तो सी भी है, सीपीपी भी है, जावा भी है, पाइथन भी है, पीएचपी भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, सभी प्रोग्रामिंग टूल्स हैं। सभी में बिल्ट इन फंक्शंस बने बनाए होते हैं जो कि वो आपके को देते हैं, क्योंकि अपने को बार बार किसी चीज को मॉनिटर पे प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए यदि आपको कोड लिखना पड़े तो एक वेलकम मैसेज को लिखने के लिए शायद पीछे 200 लाइनों का कोड लिखा हो, तो प्रिंट काम में लेते हो तो प्रिंट के पीछे की कोडिंग में 200 लाइनों का कोड हो तो क्या मालूम है आपको। तो अपने ऐसे फंक्शंस जिन्हें आप बार बार यूज में लेते हैं उनके लिए आप फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं। अब पहला तो है बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन में जो आपको आपका पाइथन देता है, प्रिंट इनपुट लैन। अब ये बहुत सारे फंक्शन है, इवल, इंट, फ्लोट, स्प्लिट, बहुत सारे फंक्शंस यहां पर ये आ जाते हैं। ठीक है, आया कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है, अब दूसरा कहें यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन करता है। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में यदि मैं आपसे कहूं कि भाई आपको फंक्शन डिफाइन करना है, खुद को बनाना है, तो खुद को फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहली चीज तो समझो, फंक्शन के टू कंपोनेंट्स हैं, टू मेजर कंपोनेंट्स हैं जो अपने को पता हो। यदि अदर प्रोग्रामिंग की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं वहां पर। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट होता है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, सेकंड होता है फंक्शन डेफिनेशन। थर्ड होता है फंक्शन कॉलिंग। तो अपने पास में ये 3 कंपोनेंट्स है। ये कब की बात बता रहा हूं, जब सी प्रोग्रामिंग में जब फंक्शन सीखते हो तो वहां 3 कंपोनेंट्स होते हैं ये। पर पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये एक चीज याद अब रखेंगे, मैंने लिख करके बताया है आपको, ये पार्ट पाइथन में नहीं होता। ठीक है, पाइथन में अपने पास में ये 2 कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। हमेशा प्रोग्रामिंग में फंक्शन डेफिनेशन जो होती है वो फंक्शन कॉलिंग से पहले होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्रामिंग है, वो टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है। टॉप टू बॉटम। जब कॉलिंग पहले कर दोगे तो वो कहेगा कि भाई फंक्शन डेफिनेशन का है। मान लीजिए फंक्शन डेफिनेशन नीचे लिखी है, पर लिखी है, पर वो कहेगा कि भाई नीचे तक तो वो पहुंचा ही नहीं, तो कॉलिंग तक पहुंचा तो फंक्शन डेफिनेशन मिलेगी नहीं, तो वो एरर देगा। तो हमेशा फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन कॉलिंग से पहले होती है। ओके, अब देखिए पाइथन में अपने को कोई भी फंक्शन को यदि अपने प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहली चीज, फंक्शन ऑलवेज क्रिएट थ्रू डेफ। डेफ यहां एक फिक्स्ड वर्ड है, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड। ये फिक्स्ड है, फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डेफ। ओके, नाउ
एड इज अवर फंक्शन, या फिर मैं ऐसा कहूं फंक्शन का कोई भी नाम आप रख सकते हैं, फंक्शन का नेम अपने कोई भी रख सकते हैं। फंक्शन वो होते हैं जिनमें पैराथीसिस आती है, ब्रैकेट्स आती है। ओके, तो ब्रैकेट्स किसके लिए है? पैरामीटर्स के लिए है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरामीटर्स भी पॉसिबल है। नाउ अब देखिए यहाँ पे कॉलन साइन जब आप लगा देंगे तो देन नई लाइन में जब आ जाएंगे तो यहाँ पे आप फंक्शन को कोड अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो मैंने ये फंक्शन में ये सेट ऑफ कोड मेंशन कर दिया है। अब ये जो इतना जो कोड जो लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। ओके, नाउ अब यहां पर मैं ब्लू टेक्स्ट में, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। यदि मैंने एक बार कॉल किया तो अब ये कोड यहां से जैसे ही फंक्शन कॉलिंग होगी ये यहां जाएगा कोड एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, ये रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, देन वापस कंट्रोल यहीं आ जाएगा। आपका कंट्रोल वापस आ जाएगा, फंक्शन कॉल होगा तो जंप करेगा कोड और फिर वो उस सेट ऑफ कोड को रन रन करेगा। अच्छा, दूसरी चीज समझ, यदि आपने कोई फंक्शन बना दिया और फंक्शन बनाने के बाद में उसकी कॉलिंग नहीं, तो क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या नहीं? एरर आएगी या नहीं? एग्जीक्यूट होगा। जब कुछ कॉल ही नहीं किया है तो फंक्शन डिफाइन करने के बाद में कॉल करना मस्ट होता है। फिर कॉलिंग नहीं करोगे तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि रियलिटी में फंक्शन के बाद यानी कि कोड यहां से चलेगा, इस एरो साइन से कोड चलेगा आपका। ओके, अब फंक्शन की कॉलिंग हुई तब वो टॉप में जाएगा। देखो फंक्शन को कॉल कॉल कर रहा है, फंक्शन का सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंट्रोल वापस वहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा समथिंग प्रोसेस चलता है। अच्छा, फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, पर फंक्शन बनेंगे किससे? डेफ से। देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहां पर। सबसे पहले डेफ शो फंक्शन का नेम, देन, अच्छा अब आप एक से ज्यादा फंक्शंस भी बना सकते हो। फंक्शंस कितने मर्जी बनाइएगा, जितनी रिक्वायरमेंट उतने फंक्शंस आप बना सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, नाउ फंक्शन कॉल बाद में होगा। अब मैं इसमें आपको इस लाइन के बारे में बता देता हूं। दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। ओके, दिस इज फंक्शन कॉलिंग। दिस इज फंक्शन कॉलिंग। अपने पास में डेफिनेशन आ गई, देन फंक्शन कॉलिंग आ गया, दोनों आ गई चीजें। देन एग्जीक्यूट किया,
कॉलिंग कितनी बार की? सिंगल टाइम, तो सिंगल टाइम किया एग्जीक्यूट। अब मैं यदि कॉलिंग मल्टीपल टाइम्स कर देता हूं तो वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूशन करेगा, 2 टाइम्स एग्जीक्यूट कर दिया सेट ऑफ कोड। ठीक है, जितनी बार कॉलिंग करोगे उतनी बार वो प्रोसेस कर जाएगा। ठीक है, अब सपोज दैट एक फंक्शन और बनाया, टैप ऐड, ऐड नाम से मैंने प्रोसेस किया, एक्स की वैल्यू यूजर से इनपुट करवा ले, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी है। एंटर द फर्स्ट वैल्यू, y is equal to this second vector, z is equal to x plus y, प्रिंट कर रहे हो z को। ओके, अब आपने किया क्या, यहां पर ऐड, ऐड फंक्शन की कॉलिंग कर। ओके, तो कर सकते हो कॉलिंग किसी की, कहीं कहीं पर भी करिएगा। अब पहली बार जब कोड चला तो उसने फर्स्ट शो फंक्शन कॉल किया जिसमें वेलकम टू कोडिंग बाइट लिखा हुआ है। सेकंड में कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? ऐड। तो ऐड में अपनों ने इनपुट दिया हुआ एक्स का और वाई का, तो पहली वैल्यू लेने लग गया वो आपसे, सेकंड वैल्यू मैंने दे दी, दिस वन। क्या हुआ, उसने ऐड फंक्शन को पूरा चला दिया, टोटल प्रिंट कर दिया। टोटल प्रिंट करने के बाद में फिर शो फंक्शन था, तो शो को दोबारा चला दिया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये फंक्शन का प्रोसेस काम करने लगा यहां पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं इससे आगे। ये तो हुआ फंक्शन का एक बेसिक मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैं ऐसा कहता हूं कि भी अपने कुछ ऐसा फंक्शन बनाए जो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता हो, पैरामीटराइज, यानी कि पैरामीटर पास होते हो। पैराथीसिस खाली है ना, अभी तो एम्प्टी है पैराथीसिस। अब पैराथीसिस में कुछ पैरामीटर्स रखे जाए, यानी कि कुछ वैल्यूज पास करें और फिर वो प्रोसेस करें। सपोज दैट मैंने इस ऐड फंक्शन में जो अपनों ने एक्स और वाई जो फंक्शन में दे रहे हो, अब ये फंक्शन में नहीं देना, अब एक्स और वाई मैंने पैरामीटर्स में पास कर दिया। तो यानी कि अब मुझे सम करवाने के लिए फंक्शन कॉलिंग से कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। मैंने क्या चीज बोला, फंक्शन कॉलिंग में मुझे कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, 10,56। अब ये दोनों वैल्यू कहां पास हो जाएगी? एक्स और वाई के पास में चली जाएगी। फंक्शन कॉलिंग में जो पैरामीटर पास होते हैं वो पैरामीटर की वैल्यू फंक्शन डेफिनेशन में चली जाती है, फंक्शन डेफिनेशन के पैरामीटर में। तो यानी कि यहां पर यदि ये जो x है ये वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर की के पास, यानी कि 10 जो है वो x के पास में जाएगा, और सेकेंड थिंग जो 56 है ये आपके पास, आपका y के पास में जाएगा। ओके, क्या हुआ, 66 दिया, पूरा कोड चल गया। अब आप चाहते हैं यूजर खुद दे, तो अभी ये जो एक्स और वाई जो लिया है ना, ये इसे ए और बी कर लो, तो वैल्यू फंक्शन के पास में गई, देन वो प्रोसेस करेगा फिर। आया आंसर? तो क्या हुआ, अपने पास में यहां पर जो वैल्यूज हैं वो पैरामीटर्स
जैसा भी पास करेंगे वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन ये है कि भी मैं ऐसा मानता हूं आप ये चाहते हैं मुझे लिस्ट की लेंथ काउंट करनी है फंक्शन के थ्रू, ठीक है। मुझे इस स्ट्रिंग्स में वॉवल्स पे प्रोसेस करना है, वॉवल्स पे मुझे प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने से मीनिंग कोई इस स्ट्रिंग एंटर करें और ये बताएं कि भी उसमें कितने वॉवल्स हैं। अब सारे जो फंक्शनैलिटी आप विदाउट फंक्शन कर रहे थे वो अब फंक्शन में डिफाइन कर देंगे। अब किसमें चेक करना है ये आपको, जो जिस इस स्ट्रिंग्स में वॉवल्स चेक करनी है उसे फंक्शन में पास करवा दो, बस इतना ही तो काम 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 करना है ना यहाँ पर आपको। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज, स्ट्रिंग S1 लिया, इनपुट एंटर द स्ट्रिंग, ओके। आपने दे दी वैल्यू, अब वैल्यू तो दे दी, अब डेफ काउंट वॉवल नाम से आपने एक फंक्शन बनाया, ओके। अब फंक्शन में क्या है नहीं मालूम, काउंट वॉवल आपने कर दिया कॉल, फंक्शन को किया कॉल। फंक्शन में क्या चीज कर दी, क्या चीज कर दी पास, S1 को कर दिया। तो S1 की वैल्यू कहां गई, S के पास ले ली वैल्यू। वेरिएबल्स है ना, कोई मोबाइल फोन है मेरे हाथ में, एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में दिए, पहले जिस जिस हाथ में था वो था S1 था, अब जिस दूसरे हाथ में लिए वो आपका S है, ऐसा मान लिया, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, चीजें वही है सब कुछ, इस स्ट्रिंग्स को प्रिंट करके देख रहे हैं, देखो पूरी की पूरी वैसा ही ब्लॉक आएगा। वैसा का वैसे ही आया, डिस्प्ले क्या हुआ S, ओके। अब यहां पर अपनों ने करना क्या है, V लिया आपने, A EIOU, AEIOU आपने लिया, C इज इक्वल टू 0 लिया, 4I इन S लिया, if I इन V लिया, V में आता है तो C इज इक्वल टू C+1 काउंट हो जाएगा वो, ठीक है। देन यहां पे मैंने लिया द टोटल नंबर्स ऑफ वॉवल्स C, यस, ओके। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो कितने आगे वॉवल्स आप, यानी कि हर क्वेश्चन फंक्शन से पॉसिबल है, पर जिस भी जगह से आपको जिस भी वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे फंक्शन में पास करो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, ठीक है। अपनों ने किया क्या, स्ट्रिंग्स के वॉवल्स की काउंटिंग करना था, तो अपनों ने फंक्शन कॉलिंग में वो वैल्यू पास कर दी, या वो वैल्यू पास कर दी जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना था। तो पूरी की पूरी वैल्यू किसके पास में चली गई, एस के पास में चली गई। अब आपको पता है कि भी एस में वो सारी वैल्यू है जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो ये है, कर दिया, देन काउंटिंग करके दिखा देगा वो। अब आपको क्या ऐसी दिक्कत है, कुछ कुछ आया समझ में कॉन्सेप्ट।
सर ये लॉजिकल आपने कुछ भी डेफिनेशन में ये तो बताया नहीं जहाँ पर आई लिया है, सी लिया है, वाई फोर लूप में आई को डिक्लेयर करने की नीड नहीं होती सर। अच्छा आई ऑटोमेटिक वो वैल्यू ले लेता है जो वैल्यू एस में होगी, वो एक एक कैरेक्टर लेगा इंडेक्स पोजीशंस के अकॉर्डिंग। वो आई इसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की नीड नहीं होती, बाय डिफॉल्ट वो 1 का इंक्रीमेंट करता रहेगा। दिखाते हैं हम, देखिएगा। S1 इज इक्वल टू हेलो 4i इन S1 प्रिंट आई को प्रिंट किया तो H, सेकेंड लाइन में E, फिर L, जितने साइज का S1 है उतने साइज तक वो लूप चलेगा अपने आप। तो उसमें बताने की नीड नहीं होती। जब आप एक एक कैरेक्टर का डेटा एक्सेस कर रहे हो तो एक एक कैरेक्टर का एक्सेस कर रहे हो तो एक एक कैरेक्टर को कंपैरिजन करवा ले। तो कंपैरिजन क्या करवाया, यदि मान लो वेलकम का W है तो आई की वैल्यू क्या होगी W। अब W क्या V में है क्या, ये V आपका पूरा नहीं है तो चलो बाईपास कर दो, फिर लूप में गया, फिर E आएगा वेलकम का, E आया तो E इसमें है तो वो काउंटिंग कर लो, फिर एक एक करके काउंट आप कर। हाँ वेरिएबल है खैर वैसे तो। हाँ क्योंकि फोर के लूप में जो सिंगल पैरामीटर के साथ में या आई जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से ही चलता है। ये सीक्वेंशियल डेटा टाइप के साथ में ये ऐसा है, ठीक है। तो ये अपना प्रोसेस है। अब फंक्शन बनाने को कितने मर्जी बनाइए आप, बस ये याद रखिए फंक्शन जो अपने पास में फंक्शन डेफिनेशन कॉलिंग से पहले रहेगी। फंक्शन डेफिनेशन ऑलवेज फंक्शन कॉलिंग से पहले रहने वाली चीजें हैं ये, ठीक है। सर जैसे सिंगल आर्गुमेंट्स पे चल देगा, सिंगल पैरामीटर पे कैसे, दोबारा अगर हम ये डिफाइन करते हैं, हाँ? अगर फंक्शन कोई सी भी हम मतलब डिफाइन करके वो राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम बिना सिंगल आर्गुमेंट्स यूज करते हैं तो हो जाएगा। सिंगल पैरामीटर ही लिया है सर ये काम में, सिंगल पैरामीटर है ना ये तो पूरा का पूरा। पॉसिबल है, सिंगल पैरामीटर भी पॉसिबल है, मल्टीपल भी पॉसिबल है, बट वेरिएबल्स जो पास होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है। नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स दोनों में सेम हो, सपोज दैट वहां पर S1 S दिया है, यहां मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, देन इट विल गिव्स एन एरर। वैल्यू ले रहे हैं आपसे, क्या हुआ, एरर दिया ना। ये एरर अब किस चीज का एरर है, ये एरर है आपका नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स का, ठीक है। नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स की एरर है। अब वैल्यूज के साथ में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। अब जैसे देखें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को देखें, सपोज दैट मैं इस पॉइंट को कमेंट बना रहा हूं, कमेंट आउट कर रहा हूं, ओके। इसे कमेंट करने पर फंक्शन को कमेंट नहीं किया मैंने, पर वो चलेगा भी तो नहीं, तो कुछ आएगा ही नहीं, चल गया कोड तो आपका, तो फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अपर वाले कोड को लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। कमेंट करते हो करो, नहीं करना है मत आप करिए। अब देखिए यहां पे देखते हैं ऐड। अब ऐड फंक्शन मैंने लिया तो a कॉमा बी कॉमा सी, ओके, a कॉमा बी कॉमा सी लिया मैंने, देन
प्रिंट कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ऑल नंबर्स। ठीक है, लिखा मैंने इसे। अब मान लीजिए सपोज दैट यूजर ने कॉलिंग की, ऐसे कॉल करूंगा तो क्या होगा, एरर, क्योंकि वो कहेगा वहां तो 3 पैरामीटर्स दिए हैं और आपने एक भी नहीं दिया, तो मुझे तीनों पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। ये लो, तीनों पैरामीटर्स दिए, तो ये कोड सही। अब क्या, या फिर इनपुट करवा दो। हाँ वो तो आप कर ही सकते हैं ना खुद। अब सपोज दैट मैं ऐसा कहता हूं, यहाँ एक कॉन्सेप्ट और होता है। पहला तो है नंबर्स ऑफ पैरामीटर इक्वल हो, दूसरे में कहता है जो पैरामीटर पास किए गए हैं उसमें से आप वेरिएबल्स या पैरामीटर्स की वैल्यू को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट सेट से मीनिंग देखिए, सी की वैल्यू को मैंने कितना डिफाइन कर दिया, 0। अब कोई यूजर यदि 2 वैल्यूज इनपुट करेगा तो वो ए और बी को तो वैल्यू मिल जाएगी 10 एंड 2, पर सी इनपुट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां 0 है एज्यूम कर लेगा वो उसको। तो 0 एज्यूम जब किया तो उसने 12 आंसर दिया। कितने पैरामीटर दिए, 2। आप देखिए, अब जब 3 पैरामीटर पास करते हो आप, ये लो कितने पैरामीटर दिए, 3 पैरामीटर दिए, और 3 पैरामीटर्स को देने पर उसने 2 पैरामीटर्स का भी आंसर दिया और 3 का भी आंसर दिया। तो यानी कि अब आपके जब 3rd पैरामीटर नहीं दोगे तो उसकी वो डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करेगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। सपोज दैट, अब ये याद रखें डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा राइट हैंड साइड में रहेंगे। यदि मैं इस c इज इक्वल टू 0 को यदि a या b से पहले ले आता हूं तो वो एरर देगा। ठीक है, अब दूसरा डिफॉल्ट पैरामीटर सेट किया किसे, b को, तो अब मैं ऐड फंक्शन में 45 लिखा, तो 45 लिखा तो वो सिंगल पैरामीटर a की वैल्यू 45 मान लेगा, b और c को वो 0 कंसीडर कर लेगा। यदि वैल्यू नहीं देता हूं तो वैल्यू दूंगा तब वो वही वैल्यू लेगा जो अपनों ने एंटर की। ठीक है, ये एक पॉइंट समझ में आया या नहीं, किया, हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार सी की वैल्यू अगर दूसरे को डाल दूंगा, सी की वैल्यू दूसरे कोई नंबर 25 और कुछ भी नंबर इनपुट कर दिया तो दे दो ना, वो ले लेगा। तो ये नीचे वाले जो दिए वो तो आंसर भी तो बदलना जाएगा ना बेटा, जहां 12 आ रहा था वहां 22 आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू तो 10 कर दी ना डिफॉल्ट तुमने। तो ऊपर वाले वैल्यू लेगा ना, हमने अपर वाले में भी तो ली, पहले 45 आ रहा था अब 55 आ रहा है, 10 बढ़ गई ना। वो डेफिनेशन की वैल्यू लेगा, कॉलिंग वाले ने वैल्यू नहीं लेगा। कॉलिंग वाली वैल्यू तो नीचे दी है तब लेगा, तीसरे वाले में लेगा ना। कॉलिंग की वैल्यू तो सी की वैल्यू तो जब आपने दे दी तो वही लेगा ना। फिर तो डिफॉल्ट तब लेता है जब आप पैरामीटर की वैल्यू पास नहीं करते। तो अपनों ने सी की वैल्यू किस में नहीं की पास, बताओ। सी की वैल्यू पास नहीं हुई फर्स्ट में और सेकंड वाले, बाकी तीसरे वाले में तो 75 सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू तो 75 भी रहेगी, फिर 10 वो नहीं लेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। बढ़े आगे, एक पैरामीटर का और टेक्निक बता देता हूं। नेक्स्ट पैरामीटर का टेक्निक ये है कि भी सपोज दैट मुझे नहीं मालूम एंड यूजर कितनी वैल्यू इनपुट करने वाला है। पैरामीटर की के कॉलिंग के वक्त कितनी वैल्यू वो
पैरामीटर के थ्रू पास करने वाला है, ठीक है। तो अब उससे कॉन्सेप्ट को भी देखना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। तो अब उसे समझने के लिए क्या चीज है, देखो इसे मैं एक बार के लिए कमेंट आउट कर रहा हूं, ठीक है। But once you're done with this, can you please explain me the value like हमने ऊपर S दिया था हमने नीचे फिर S1 दिया and it's still growth. देखिए देखिए जो अपनों ने S और S1 लिया, S1 का क्या पर्पस है वो तो अलग देखो S1 बेसिकली एक्चुअल पैरामीटर है जिसमें वैल्यू है आपकी। जब मैं ये वैल्यू पास करूंगा, S1 को पास कर दिया किसमें, काउंट वावल में पास किया, तो वो वैल्यू गई तो दूसरे हाथों में चली गई ना। अब वैल्यू दूसरी जगह चली गई तो दूसरे वेरिएबल में रखनी पड़ेगी वैल्यू, वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब ये वैल्यू यहां से पास होके किसके पास में चली गई, ओके मैं एक बार जस्ट यहां से वैल्यू आई, ये वैल्यू गई किसके पास में, एस के पास में। अब सब काम किस पे करोगे, एस पे करना है आपका। S1 तो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, मैं कोई भी वैल्यू डिलीट करूं या कुछ भी हटाऊं तो अब काम किस पे होगा, एस पे चलेगा, S1 पे नहीं हो रहा है। S1 तो अभी भी वैसा ही है। मैं कहूं वॉवल्स हटाने हैं तो न्यू स्ट्रिंग जो मिलेगी वो अपने को एस की मिलेगी, इसमें चेंज कर रहे हो। देखो पैरामीटर्स होते हैं, देखो ये है आपका एस और ये है S1, ओके। S1 में कोई वैल्यू रखी है 10, ये वैल्यू पास कर दी किसे, एस को। अब इसके पास जो वैल्यू है वो तो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है चीजें, इसने इसकी एक कॉपी इसे दे दी। तो अब जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो अब किस पे हो रहा है, एस पे हो रहा है, क्योंकि वो उसी की कॉपी है तो रिजल्ट्स में चेंजेस महसूस नहीं होते। सर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा मतलब अगर हम अपनी वैल्यू S1 की रिटेन तो यूं करनी पड़ रही है ना, क्योंकि वैल्यू पास करने के लिए कहीं तो वैल्यू रखोगे ना पहले। S1 का अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, S1 इनपुट करवाया और वैल्यू पास कर दी, बस खत्म। S1 का अब कोई काम नहीं है, क्योंकि S1 का स्कोप उतना ही है जितना ये वैल्यू प्रोसेस करने का है पार्ट है। बट उसके पास में उसने अभी भी वैल्यू रिटेन करके रखी हुई है तो तो बाद में आप डिलीट करना चाहो कर दो, मेमोरी रिलीज करनी है तो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अगर कल को मतलब दोबारा भी यूज करनी है सर तो दोबारा यूज करनी है, वैसे तो खैर नहीं, ऐसा नहीं होता कि भी वैल्यू को आप रिटेन करके रख रहे हो तो कई बार आगे रिक्वायरमेंट रहती है तो डिलीट ऐसे कोई करते नहीं सर रियलिटी में तो। क्योंकि जब आप टास्क को जब करते हैं ना तो आगे से आगे लॉजिक वैल्यू कहीं ना बहुत आगे तक पास होती है ये। हाँ यस यस यस, ठीक है ना। तो ना ये एक चीज आ जाती है। अब ना दूसरी चीज समझते हैं कि भाई अपने पास में ऐड फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें मुझे नहीं मालूम कि भी कितने पैरामीटर एंड यूजर देने वाला है। अब देखो, अब अब मैं कॉलिंग वाला पार्ट मेंशन कर रहा हूं, देखिएगा कॉलिंग वाला पार्ट, ऐड फंक्शन में मैंने पहली बार ये वैल्यूज डाली, दूसरी बार ये वैल्यूज डाल दी, थर्ड टाइम मैंने फिर कुछ वैल्यूज और पुटअप की, ठीक है। अब अपनों ने
नंबर्स ऑफ पैरामीटर तीनों ही फंक्शन कॉलिंग में नंबर्स ऑफ पैरामीटर फिक्स्ड नहीं है। इस एक चीज को ध्यान दीजिएगा, नंबर्स ऑफ पैरामीटर फिक्स नहीं है। तो यहां आप क्या आप लगाएंगे कि कितने पैरामीटर लिखे। पहली बार कॉलिंग की कुछ और है, दूसरी बार कॉलिंग की कुछ और है, तीसरी बार कॉलिंग की कुछ और है। बट अपर वाले केस में तो ये तो कंफर्म है पैरामीटर या एक आएगा या 1 या 2 या फिर 3 पैरामीटर, 4 अब नहीं आएंगे डिफॉल्ट के केस। तो इन्हें कहते हैं बेसिकली वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। ठीक है, तो इन वैल्यू को रखा जाता है स्टार के साथ, स्टार एन बस। अब स्टार क्या है, ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। ठीक है, स्टार ARGS, स्टार लग गया, जहां ARGS लिखा है वहां मैंने लगा दिया एन। ओके। अब सबसे पहली चीज तो समझो कि इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है। अब 3 बार कॉलिंग होगी, 3 बार कॉलिंग करेगा ना ये, तो तीनों टाइम आपको टपल टपल टपल, यानी कि टपल टाइप का है ये एन। यदि मैं इस एन को प्रिंट करूंगा तो ये आपका टपल टाइप का वैल्यू प्रेजेंट करने वाला है। देखो तीनों टपल प्रिंट कर दिए, तीनों टपल, फर्स्ट टपल, सेकंड टपल और थर्ड टपल। अब टपल के कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही है, वो तो मैंने सब कुछ सिखाया ही हुआ है, तो वो सब वैसा का वैसा काम अब कर जाएगा। यहां पर देखो, सपोज दैट अपने को टपल का सम लेना है, सम फंक्शन बना हुआ है, टपल का सम तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब आप देखो, आपके सभी पैरामीटर्स का सम वो दे देगा 106, 77, 867। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। जबकि आपको नहीं मालूम, सर्टेनिटी नहीं है, एंड यूजर कितनी वैल्यू इनपुट करेगा, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो उसके लिए आप स्टार एन या कुछ भी आप लेंगे, देन वो प्रोसेस कर जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अदर प्रोग्रामिंग में भी नहीं है। डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू को डिफॉल्ट सेट करना एंड देन वेरिएबल लेंथ का कॉन्सेप्ट फंक्शन के पार्ट में पाइथन के अलावा किसी प्रोग्रामिंग में नहीं है। आया कॉन्सेप्ट समझ में? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको फंक्शन तक का कंप्लीट पॉइंट डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कशन करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब इस फंक्शन के पार्ट में कोई भी ऐसी चीज बची नहीं है जो नहीं हुई है। ठीक है।